नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का निचोड़। यानी अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए एनसीईआरटी का पूरा निचोड़। इसके पहले हमने 2 वीडियो और ला चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी का पूरा सार कराया जा रहा है, जो एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे दिए गए सारे फैक्ट को सही प्रकार से समझ सके। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं सीटेट के लिए एनसीईआरटी का निचोड़ पूरा, जो पर्यावरण के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो मच्छरों से जो फैलने वाले रोग हैं उसमें आपका मलेरिया है, डेंगू है और क्या है, चिकनगुनिया है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि मलेरिया जो है किससे फैलता है, तो ये मादा मच्छर से। हाँ, यहाँ पर याद रखें कि मादा मच्छर से फैलता है, और भी कौन सा है, एनाफिलीज। ये आपको बात पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पूछता है कि जो मलेरिया है ये किस मच्छर से फैलता है, नर से या मादा से, या उसके नाम भी दिया जाता है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये मलेरिया जो है, इसकी जो दवा बनाई जाती है किससे बनाती है, सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पेपर में अक्सर ये पूछता है, ठीक है। पेपर में पूछता है कि मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अनीमिया के कारण आपने देखा है कि खून में क्या हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अनीमिया की कमी से क्या होता है। तो अनीमिया की कमी से क्या है, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, मलेरिया का ये मच्छर है, यानी कि मादा। चलिए आगे देखते हैं। अब अनीमिया से जो भी बच्चा प्रभावित होता है उसकी शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर काफ़ी असर होता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, ठीक से बढ़ नहीं पाते। आपने देखा होगा जो बच्चे सही से बढ़ नहीं पाते हैं वो अनीमिया से ग्रसित होते हैं, और उनमें क्या है, फुर्ती की भी कमी होती है। वो आपको हमेशा सुस्त दिखाई देते हैं, ठीक है। और अनीमिया से क्या होता है कि बच्चों को, यानी कि आयरन कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लोहा, यानी आयरन की क्या है, गोली या दवाई दी जाती है। लेकिन अब बात की जाती है कि जो हीमोग्लोबिन हम जब चेक करते हैं तो हीमोग्लोबिन में जो नॉर्मल रेंज होता है ये 12 से लेके क्या है, 16 जीएम तक होता है। ये आपको नोट करना है। आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं कि अगर आपसे बात की जाए कि आयरन में क्या क्या पाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आयरन में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या आयरन पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मच्छरों से जो फैलता है वो मलेरिया है, यहाँ पर डेंगू है, चिकनगुनिया है। हो सकता है कि पेपर में 4 ऑप्शन आपसे दे दे, आप पूछ ले कि निम्न में से कौन सा रोग क्या है मच्छरों से नहीं फैलता है। तो आपको जब 3 नाम याद रहेगा तो चौथा अपने आप क्या है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो पेपर में क्या करना है कि पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले ऑफलाइन पेपर होता था, लेकिन क्या अभी ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो रहा है। तो इसमें क्या हर एक पॉइंट आपको डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट का पैटर्न चेंज हो चुका है। क्योंकि आपको ऐसा 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, फिर लास्ट में पूछेगा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, पहला है या पहला दूसरा, या पहला दूसरा और तीसरा, या उपयुक्त सभी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मच्छर क्या है, पानी में अंडे देते हैं। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी ये पता नहीं होगा कि जो पानी में कुछ कीड़े की तरह रेंगते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कीड़ा ये, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मच्छर क्या करते हैं, पानी में अंडे देते हैं, फिर उन्हीं से क्या निकलते हैं, लार्वा, ठीक है। तो जो आप पानी में कीड़े की तरह रेंगते हुए देखते हैं वही क्या है, उसके लार्वा होते हैं, ठीक है। और वही बड़े होकर क्या होते हैं, मच्छर बन जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग क्या है, पानी में क्या है, दवा छिड़कने आते हैं, या आपके घर में कूलर में या कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर अपने इस टाइप के कीड़े को देखा होगा, ठीक है। तो ये आपके मच्छर होते हैं। इसीलिए बार बार आपको स्कूलों में कहा जाता है कि अपने घर में या आपके कूलर में या किसी ऐसे जगह पर पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों को पनपने ना दें। चलिए बात करते हैं मक्खियों की। अब देखो मक्खियों से भी कुछ बीमारियां होती है। तो कैसी बीमारी होती है, वो पेट से संबंधित बीमारी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मक्खियां कहीं आपके भोजन पे या आपकी दुकानों पे, मिठाई की दुकानों पे आप अक्सर बैठती रहती है। कि मक्खी होती क्या है ना बच्चों,
मक्खी होती है दोस्तों कि वे हर जगह जाके बैठ जाती है, कभी गंदे चीज़ों पे बैठ जाती है, खाने पीने की चीज़ों पे बैठ जाती है। तो ये इससे क्या होता है कि पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। काई, अब काई की बात करते हैं। काई क्या होता है, आपने अक्सर काई को देखा होगा जहाँ अक्सर आप ये कह सकते हैं कि हैंडपंप हो या पानी का इलाका जहाँ पर है, वहाँ पर ये यानी कि ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। यानी इसमें फिसलन ज़्यादा होती है, ये भी अब आपको पता होना चाहिए। मलेरिया क्या परजीवी। अब बात यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया। देखिए सिकंदराबाद में क्या इसकी खोज चल रही थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया, तो यहाँ पर रोनाल्ड रोस का नाम आपको पता होना चाहिए। अब इन्हीं खोज के लिए इनको क्या है 1902 में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब मान लो पेपर में आपको किस टाइप से पूछ सकता है कि किसे मलेरिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए रोनाल्ड रोस को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। जैसे जैसे आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो क्या करते हैं पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको क्या है कि विटामिन सी और आयरन की गोली के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ठंड से बचा जा सके और उनमें क्या है शक्ति यानी कि एनर्जी आ सके। तो आपने बहुत सारे देखा होगा कि लोग पर्वतों पे चढ़ते हैं तो काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोग हिम्मत भी हार जाते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर शब्द है जिसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। जैसे स्लिंग का अर्थ क्या होता है कि एक तरह का हुक। आपने देखा है कि जो पर्वतों पे चढ़ते हैं वो एक टाइप का हुक लिए रहते हैं, एक टाइप का हुक जैसे लिए रहते हैं। मान लीजिए कि वो इस टाइप से लिए रहते होंगे कि इनको शायद बर्फ़ में फंसा फंसा कर चढ़ने की ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए इनको इस टाइप का हुक दिया जाता है। तो उसका नाम है स्लिंग, या कभी आ जाए। और रॉक क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है भाई, चट्टानों पर चढ़ना। और रैपलिंग का मतलब होता है भाई पर्वतारोहण जो होते हैं जब वापस उतरते हैं। अरे एक तो होता है दोस्तों चढ़ना, अब फिर उसी पर्वत से आपको उतरना भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि पर्वतों पे आप चढ़े चले गए या चढ़ गए तो वहीं पर रह जाना है, वापसी भी उतरना है ना। तो चढ़ने के लिए यहाँ पर नाम दे रखा है रॉक क्लाइंबिंग, उतरने के लिए क्या है रैपलिंग। दोनों का अर्थ अलग अलग है, कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात की जाती है बछेंद्री पाल। अब माउंट एवरेस्ट की बात होती है। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं ना विश्व का सबसे ऊंचा क्या पर्वत शिखर है। और आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल देश में है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार माउंट एवरेस्ट तो हमारे भारत देश में ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माउंट एवरेस्ट जो है इसका नाम अलग अलग है कि वहाँ पर नेपाल में नेपाली भाषा में इसको सागर माथा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, बस आपको सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए आप पेपर में अच्छे स्कोर करके आएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तक आपने जितना भी समय बर्बाद किया है बस अब समय बर्बाद नहीं करना है, अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारा जो हम आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, टॉपिक करा रहे हैं, सारे आपके एनसीईआरटी की किताबों में है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में बहुत सारा मैटर दे रखा है। आपको केवल क्लास 3 की एनसीईआरटी, 4th और 5th की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है। जो 15 नंबर के जो फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके वहीं से सारे आ जाएंगे, बस आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कराएंगे। चलिए बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा, इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ध्यान रखना ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अब इन्होंने चढ़ा क्यों था, कब चढ़ा था, तो 23 मई 1984 को इन्होंने चढ़ा था, दिन में करीब 1:07 पर। देखो ये याद होना चाहिए कि 1:07। यहाँ पर जो सारे फैक्ट हम सीधे एनसीईआरटी से लाए हैं और एनसीईआरटी किताबों में दिया है 8900 मीटर। कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ये तो थोड़ा डाटा अलग होता है, लेकिन ये एनसीईआरटी किताबों में दे रखा है, ठीक है। तो ये 8900 मीटर ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने कदम रखा, ठीक है। और आपको अभी हमने बताया था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेपाल में इसको कहते हैं क्या है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँची तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने माथा भी टेका और तिरंगा झंडा भी वहाँ पर गाड़ा और बहुत सारी फ़ोटो भी इन्होंने खींचा। जानते हैं कि जो लोग जहाँ पहुँचते हैं आज के दौर में जब सब लोग फ़ोटो खींचते हैं तो वहाँ पर उन्होंने भी क्या ऐसा किया। लेकिन पेपर में ये पूछ सकता है कि जो बछेंद्री पाल थी ये वहाँ पर चोटी पर कितने समय तक रही, तो ये आपको 43 यानी कि 43 मिनट जो ये वहाँ चोटी पर रही, ये आपको जानना है। और इसी के साथ साथ आपको ये जानना होगा कि बछेंद्री जो पाल थी भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और संसार की अगर बात की जाए तो संसार में इनका 5वां स्थान था, तो ये अभी को पता होना चाहिए।
क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, बस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, 1 या 2 बार जरूर देख लें, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और सारे फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए आप क्या पेपरों में प्रैक्टिस सेट जो भी करते हैं तो यही सारे क्वेश्चन में आपको कराए जाते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज लेकर आए हैं। अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी क्या है वीडियो लेकर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी किताबों में गोलकुंडा के बारे में थोड़ा सा दिया है। जैसे मैप में आपने देखा होगा कि हमेशा जो भी मैप होता है उसमें ऊपर की तरफ ये उत्तर दिशा होता है, ठीक इसके अपोजिट में क्या दक्षिण दिशा होती है, और इधर आपका क्या पूरब होता है और इस साइड आपका पश्चिम होता है। तो इससे आप सबको बहुत पता होगा। और हर मैप में क्या कुछ पैमाना माना जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ दूरी दर्शाना होता है आपको, तो वहाँ पर दे देता है कि एक क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे गोलकुंडा के बारे में देखते हैं कि गोलकुंडा की जो किले की जो बाहरी दीवार है इसमें कितने 87 बुर्ज हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पेपर में सीधा फैक्ट पूछते हैं। तो 1518 से 1687 तक यहाँ कितना किसका शासन था? कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पर क्या राज किया था। अब 1200 में ये किला क्या है मिट्टी का बना था। अब पेपर में देखो ऐसा भी पूछ सकता है कि 1200 में यह किला किसका बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था। यहाँ क्या है दूसरे राजाओं का शासन था, ठीक। अब यहाँ पर एक बात आता है कि तोप का इस्तेमाल किसने किया था? बस तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था, ये भी पूछ सकता है। देखो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, बस सारा चीज़ आपको जब पता रहेगा ना तो कुछ भी पूछे आप पेपर में अच्छा कर कर आएंगे, ठीक है। चलिए तो चलो यहाँ पर हमने देख लिया दोस्तों कि भाई तोप का इस्तेमाल तो औरंगजेब ने किया था, लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब की पूरी जो फौज है बंदूकों से या तोपों से लैस थी और इन्होंने गोलकुंडा पर हमला करने आई थी, लेकिन क्या है किले में घुस नहीं पाए। देखिए इनके पास तोप था बंदूक थी, फिर भी किले में घुस नहीं पाए। यानी कि किला कुछ इस टाइप से बनाया गया था कि कोई भी उस पर आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। और कहा था कि पूरी जो सेना है ना 8 महीने तक क्या है बाहर ही बैठी रही। कहाँ पर? गोलकुंडा के किले के बाहर। वो अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि उसकी मोटी मोटी दीवार थी या कुछ इस टाइप से किले को बनाया गया था। चलिए आगे हम कांसे के बारे में पढ़ते हैं। कांसे के बारे में आपने इतिहास जब पढ़ा होगा तो बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास होगी। चलिए अब कांसा है, ये कांसा बनता कैसे है दोस्तों? तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि भाई तांबा और टीन को पिघला कर क्या है कांसा बनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन में दे देगा भाई कांसे का निर्माण होता है तांबा और टीन से, पीतल टीन से। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई कांसे की जो चीज़ें होती है ये हज़ारों साल पहले इसको कौन आदिवासी बनाते थे, है ना। एक बात तो यहाँ पर दे रखा कि भाई फतेह जो दरवाज़ा था, अगर यहाँ से कोई खड़ा अगर कुछ भी अगर बोलता था तो सीधे राजा के महल तक सुनाई देता था। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में उस समय तो टेलीफोन तो था नहीं, भाई किसी को बुलाना है कॉल कर दो सीधे वो आ जाएगा। तो एक इस तरीके से महल को बनाया गया था कि कोई अगर एक जगह से बोलेगा तो राजा के महल तक सुनाई देगा। क्योंकि इस कहानी में दिया गया था कि 2 बहन थी, ये जब घूमने गई थी वहाँ पर तो उन्होंने क्या है फतेह दरवाज़ा से उन्होंने आवाज़ें दी तो उस लड़की को सुनाई दिया, ठीक है। चलिए सुल्तान अबुल हसन के बारे में इसमें यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इनको क्या गाना बजाना के साथ साथ क्या कुचिपुड़ी नृत्य भी बहुत पसंद है। अब कुचिपुड़ी नृत्य क्या है आपको पता है कि किस राज्य का नृत्य है, ये सब आपको पता ना चाहिए। गोलकुंडा कहाँ पर है ये सब आपको पता ना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी किताबों में देखो कुछ जगह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जगह कहाँ पर था। जैसे यहाँ पर एक दे रखा था किताबों में कि मल्लापुरम जो जिला है ये किस राज्य का है, तो ये मल्लापुरम जिला जो है केरल राज्य का है। 3 सारे जिलों को आपको याद भी होना चाहिए कि किस राज्य का है। चलिए आगे बात करते हैं सुनीता विलियम्स की, ठीक है। सुनीता विलियम्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कहानियों में भी देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। तो सुनीता जो विलियम्स थी ना ये बनना तो चाहती थी गोताखोर। देखो दोस्तों बात क्या है कि सुनीता जो विलियम्स थी ना ये गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन क्या है संजोग से ये बन क्या गई हेलीकॉप्टर के पायलट। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनीता विलियम जो है ये सबसे लंबे समय तक जो अंतरिक्ष में रहने वाली ये महिला बन गई। यानी कि सुनीता विलियम सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली क्या पहली महिला बन गई है। अब कितने समय तक अंतरिक्ष में ये रही? तो लगभग ये क्या 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया। देखो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सुनीता विलियम्स क्या है अंतरिक्ष में रहने वाली कौन से नंबर की महिला थी? पहली महिला थी। कितने समय तक रही? 6 महीने तक रही, ठीक है। और इन्होंने जिस यान से वहाँ पर पहुँची थी उसका नाम था अंतरिक्ष में स्पेसशिप, यानी कि अंतरिक्ष यान से गई थी।
और यह पृथ्वी से लगभग दूर कितने 360 किलोमीटर दूर तक ये स्पेसशिप में ये गई थी, ठीक है। यानी कि पृथ्वी से लगभग 360 किलोमीटर दूर ये गई थी। और आपने देखा है भाई तारे आसमानों में क्या करते हैं, अक्सर क्या टिमटिमाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भाई कोई चमकती चीज़ अगर यदि तेज गति से अगर दिखे हमें तो हम उसे क्या कहते हैं कि उपग्रह कहते हैं, यानी उपग्रह हो सकता है वो। अब अक्सर आपने टूटे हुए तारा को देखा है, तो ये टूटे हुए जो तारे होते हैं ना ये उल्का पिंड होते हैं। आपकी किताबों में एनसीईआरटी में दे रखा है कि भाई टूटता हुआ तारा क्या उल्का पिंड होता है, जो पृथ्वी के अगर वायुमंडल यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही आता है यह क्या है जल जाता है, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पर बात है कि भाई नील आर्मस्ट्रांग था, इन्होंने चाँद पर सबसे पहले कदम रखा था, तो ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ये 1969 में नील आर्मस्ट्रांग इन्होंने चाँद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इनका चित्र आप देख पा रहे होंगे, पेपर में अक्सर ये पूछता था। ये भी क्या है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई चाँद पर सबसे पहले किसने कदम रखा, आपको पता होना चाहिए। चलिए हाईवे की बात करते हैं, तो आपने देखा कि बहुत सारे नेशनल हाईवे है और उसको क्या है राजमार्ग के नाम से जानते हैं। अब किताबों में दे रखा है कि अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक क्या है अडालज की बावड़ी थी, ठीक है। यानी कि भारत में कहाँ कहाँ से तेल का भंडार है, यहाँ पर अक्सर किताबों में दे रखा है। तो भारत में असम से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश में, यानी इन जगहों में क्या है तेल के भंडार हैं। अब जो तेल के भंडार हैं, ये तेल जो निकाले जाते हैं, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़मीन से निकला गया जो तेल होता है ये गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है, यानी कि गहरे रंग का गाढ़ा होता है और काफ़ी बदबूदार होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों, इसमें क्या है घुली मिली कुछ छुपी हुई क्या है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी इसमें केवल तेल ही नहीं होता है, बहुत सारी घुली होती है, मिली होती है या कुछ छुपी हुई बहुत सारी चीज़ें होती है, और जिनको फिर बाद में क्या है रिफाइनरी के द्वारा भेजकर इसको क्या है साफ किया जाता है। फिर जिसके बाद क्या है इन्हीं से क्या है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ का ईंधन भी क्या है तैयार किया जाता है, ठीक है। और हाँ यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से अक्सर पूछा जा सकता है कि भाई प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी क्या है तेल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि प्लास्टिक और जो पेंट है इसको भी क्या है तेल से ही बनाया जाता है, तो इससे आप नोट जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये तीसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो पूरे एनसीईआरटी सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्वेश्चन आए पेपर में तो आसानी से कर सकें। हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें क्या है फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।